India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2002 गुजरात दंगा मामले में एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल। कहा, गवाहों से बात नहीं की, फोन की जांच नहीं की गई, कैसे बंद हुआ केस। गुलबर्ग जैसी घटनाएं उन्माद की जमीन तैयार करती हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। चिदंबरम अब दस्तावेजों का कर सकते हैं निरीक्षण। सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना वाली सीबीआई की याचिका खारिज। उपहार सिनेमा अग्निकांड में दोषी अंसल बंधुओं ने सजा के खिलाफ की अपील। पटियाला हाउस कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 15 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली कैंट नाबालिग रेप केस में जांच पूरी, चार्जशीट हुई दाखिल। पीड़िता के माता पिता को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दी जानकारी। India Legal presents Courts Roundup. दो 2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सिब्बल ने दंगों में मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल याचिका पर बहस की। याचिका में सांप्रदायिक दंगों को बड़ी साजिश बताते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य उच्च पदाधिकारियों को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती दी गई। सिब्बल ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि एसआईटी ने कई महत्वपूर्ण सबूतों की अनदेखी करके और उचित जांच किए बिना मामले में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुजरात दंगों के मामले में बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सांप्रदायिक हिंसा के खतरों के बारे में बात करते हुए भावुक भी हो गए और याद किया कि उन्होंने विभाजन के बाद की हिंसा में अपने नाना नानी को खो दिया था। 2002 में गुजरात दंगे को लेकर दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका की सुनवाई हुई। 2002 दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ याचिका के मामले में जाकिया जाफरी ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाफरी ने कहा कि एसआईटी ने जांच में प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जाकिया की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि पूरे मामले में एसआईटी ने सीडीआर की जांच नहीं की, गवाहों से बात नहीं की, फोन की जांच नहीं की गई। आखिर किस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। गुलबर्गा सोसाइटी की घटना में विस्फोटक लाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर एसआईटी गुलबर्गा मामले को ही देख रही थी तो एसआईटी सभी मामलों को क्यों देख रही थी। वहीं एसआईटी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलों को नकारते हुए कहा कि इस मामले में की गई शिकायत पर जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया जाए। जिसके बाद एसआईटी ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सिब्बल ने कहा कि एनएचआरसी की तरफ से दाखिल याचिका को देखें तो साफ हो जाता है कि एसआईटी का मकसद सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं था। धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोग अपनी सत्ता की फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी तैयार करते हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने की ऐसी घटनाएं ज्वालामुखी के लावा की तरह होती हैं। जहाँ भी लावा जाता है वहाँ सब कुछ जल जाता है। ऐसी घटनाएं भविष्य के लिए उन्माद की जमीन तैयार करती है। भावुक होते हुए सिब्बल ने कहा कि ऐसी ही घटनाओं में ही पाकिस्तान में उन्होंने अपने नाना नानी को खो दिया था। सिब्बल ने कहा कि जब इस मामले की शिकायत कोर्ट ने दर्ज की तो इसके पीछे कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच करें, आरोपी पर मुकदमा चलाएं या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करें। इसके बाद मामले की जांच सीलबंद रिपोर्ट के जरिए पेश की गई।
सिब्बल ने कहा कि हमारे विरोध याचिका के बावजूद मजिस्ट्रेट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हमने अपनी विरोध याचिका में निजी चैनल के स्टिंग के कुछ हिस्सों का उल्लेख भी किया था। जब तक आप सबूतों की जांच नहीं करेंगे तब तक कोई भी अदालत, चाहे मजिस्ट्रेट हो या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि साजिश थी या नहीं। 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच अभी जारी है। जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस C.G. रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में अदालत ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जांच एजेंसी ने पी चिदम्बरम, उनके बेटे और दूसरे आरोपियों को दस्तावेजों के निरीक्षण किए जाने को लेकर निचली अदालत द्वारा दी गई अनुमति को रद्द करने की मांग की थी। याचिका रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत होती है, दस्तावेजों के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। आईएनएक्स मीडिया पर कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत के फैसले के तहत आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम और अन्य आरोपियों को माल खाने में रखे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच अभी जारी है और निरीक्षण के परिणाम स्वरूप सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसीलिए निचली अदालत के 5 मार्च के आदेश को रद्द किया जाए। इस मामले में चिदम्बरम आरोपी हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में सीबीआई ने कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार शामिल है और अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, लेकिन समाज के सामूहिक हित को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। विशेष अदालत ने माना था कि आरोपी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों या उसके द्वारा दर्ज किए गए बयानों को दाखिल करने या पेश करने की आवश्यकता थी और आरोपी व्यक्ति भी प्रतियों के हकदार हैं। सीबीआई ने इस मामले में चिदम्बरम को 21 अगस्त 2019 को गिरफ्तार किया था। इसी साल प्रवर्तन निदेशालय ने भी 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। चिदम्बरम को 22 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में, तो ईडी वाले मामले में उन्हें 16 दिसंबर को जमानत मिली थी। सीबीआई ने इस मामले में 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था। आरोप है कि इस मामले में चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान अनियमितता बरती गई। 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपए विदेशी चंदा पाने के लिए दी गई विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड या FIPB की मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप था। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर 2019 को आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम, उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और इसकी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने रिट याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका में आगामी नगर निकाय चुनाव में खासकर अभियान के दौरान टीएमसी के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा राज्य को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। टीएमसी ने अपने रिट में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक तटस्थ और निष्पक्ष एसआईटी गठित करने की मांग की है ताकि टीएमसी सदस्यों के खिलाफ लक्षित बर्बरता और गुंडागर्दी के कथित कृत्यों के संबंध में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जा सके। याचिका में कहा गया है कि एक लोकतंत्र में चुनाव जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों और सरकार को बड़े पैमाने पर चुनने का साधन है। इससे राज्य को ये सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि राज्य में होने वाले किसी भी चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को निर्बाध भागीदारी के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखा जाए। याचिका में आगे कहा गया है कि हालांकि राज्य में आपराधिक तत्वों के एक समूह द्वारा लगातार हमले किए जाने के कारण याचिकाकर्ता अपने अभियान को जारी कर रखना बेहद मुश्किल हो रहा है। याचिकाकर्ता और उनके समर्थकों की कारों और अन्य वाहनों को गुंडों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। अब तक कम से कम 30 कारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। याचिकाकर्ता नवंबर
नंबर 1 के कार्यकर्ताओं को पीटा गया और उनकी संपत्तियों के साथ साथ पार्टी के कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की गई। ये तर्क दिया गया कि इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य टीएमसी को आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए प्रचार करने से रोकना प्रतीत होता है, जो 25 नवंबर 2021 को होने वाले हैं। ये तर्क देते हुए कि जब याचिकाकर्ताओं ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया तो उन्हें गुंडों की भीड़ के हाथों हिंसा का सामना करना पड़ा। टीएमसी ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने इतने बड़े पैमाने पर की जा रही हिंसा से आंखें मूंद ली हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विदेशी चंदा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार नहीं है। यदि इसे विनियमित नहीं किया गया तो उसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विदेशी अंशदान कानून 2010 में किए गए संशोधनों का बचाव करते हुए सरकार ने न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि बदलाव का उद्देश्य अनुपालन तंत्र को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया, इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है और इसे विनियमित किया जाना है। पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार भी शामिल हैं। मेहता ने पीठ से कहा कि खुफिया ब्यूरो से मिली सूचना के मुताबिक ऐसे उदाहरण हैं कि विदेशी योगदान से प्राप्त कुछ धन का दुरुपयोग नक्सलियों के प्रशिक्षण के लिए किया गया है। पीठ ने विदेशी अंशदान विनियमन कानून 2020 से संबंधित मुद्दों को उठाने वालों समेत कई याचिकाओं पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा विदेशी चंदे के बारे में बहुत जागरूक रहा है और इस तरह के वित्त पोषण के किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए एक नीति रही है। मेहता ने कहा कि प्रत्येक विदेशी अंशदान केवल SCRF के खाते के रूप में नामित खाते में प्राप्त किया जाना, जो कि नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खोला जाएगा। पीठ ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर नियामक उपायों से निपटने के दौरान सभी संभावनाओं पर विचार करना होगा। शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ताओं की ओर से सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल की जाएं। उपहार सिनेमा साक्ष्य छेड़छाड़ मामले में 7 साल की जेल की सजा के खिलाफ सुशील अंसल, गोपाल अंसल और एक और अन्य दोषी की ओर से दायर अपील में नोटिस जारी किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंसल और PP बत्रा द्वारा दायर अपील में नोटिस जारी किया और सुनवाई 15 नवंबर को स्थगित कर दी थी। उपहार सिनेमाघर अग्निकांड मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं सुशील और गोपाल को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए 7 साल जेल की सजा सुनाई। गौरतलब हो कि वर्ष 1997 में दिल्ली के उपहार थिएटर में लगी आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों अंसल बंधुओं में से प्रत्येक पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोनों को उपहार अग्निकांड मामले में करीब 1 महीने पहले सबूतों के छेड़छाड़ का दोषी भी ठहराया गया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई, जिसमें IPC की धारा 120B, 109, 201 और 409 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अंसल बंधुओं पर याचिकाकर्ताओं को धमकाने, कोर्ट स्टाफ से साठगांठ कर कोर्ट की फाइलों से छेड़छाड़ करके फाइलों से पन्ने फाड़कर गायब करने का दोष भी साबित हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में लड़की के माता पिता को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाए। इस मामले में आरोप पत्र भी दायर किया गया। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें अदालत की निगरानी में SIT जांच और प्रशासनिक कार्रवाई में कथित चूक और प्राथमिक दर्ज करने में देरी की न्यायिक जांच की मांग की है। पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि 9 साल की दलित बच्ची की कथित बलात्कार के बाद हत्या के मामले में जांच पूरी कर ली गई है। साथ ही बच्ची के माता पिता को 24 घंटे सुरक्षा दी जा रही है। बच्ची के माता पिता ने अदालत की निगरानी में जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई कर रहे हैं। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना को दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मामले को निचली अदालत के समक्ष आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने मामले में विचाराधीन होने पर गौर करते हुए कहा कि इसमें विचार करने के लिए कुछ नहीं है और उसने माता पिता की याचिका का निपटारा कर दिया। नाबालिग दलित बच्ची की 1 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उसके माता पिता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या कर दी गई।
उन्होंने एक शमशान के पुजारी द्वारा बच्ची का अंतिम संस्कार किए जाने का भी आरोप लगाया। अदालत ने 17 अगस्त को मामले में जांच के संबंध में यहां पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दर्ज ड्रग मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के 1 साल बाद मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन उनके बैंक अकाउंट्स को डीफ्रीज की अनुमति दे दी। एनसीबी ने चक्रवर्ती की उस 7 सितंबर को गिरफ्तारी के बाद 16 सितंबर 2020 को एक नोटिस जारी कर उनके बैंक खातों और एफडी को सील कर दिया था। रिया ने दावा किया कि बिना किसी कारण के खाते को फ्रीज कर दिया गया और यह उनके साथ गंभीर अन्याय और पूर्वाग्रह पैदा कर रहा है। एनसीबी ने शुरू में खाते को डीफ्रीज करने पर आपत्ति जताई थी। बाद में जांच अधिकारी ने अपना जवाब ये कहते हुए प्रस्तुत किया कि वो मामले को अदालत के विवेक पर छोड़ रहे हैं। विशेष न्यायाधीश डीबी माने ने खाते में शेष राशि को बरकरार रखने का वचन देते हुए चक्रवर्ती के अधीन आवेदनों को अनुमति दी। आदेश ने कहा कि अब खातों को डिफ्रीज करने के लिए प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई कड़ी आपत्ति नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक अभियुक्त उक्त बैंक खातों और एफडी को डिफ्रीज करने का हकदार है। अदालत के समक्ष अपने आवेदन में चक्रवर्ती ने दावा किया कि एनसीबी ने 30 दिनों की आवश्यक अवधि के भीतर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा उसे कर्मचारियों के वेतन कर जीएसटी का भुगतान करने के लिए खाते की आवश्यकता है और इसके अलावा उसे अपनी जीवन शैली का समर्थन करने की भी आवश्यकता है। विशेष लोक अभियोजन ने जवाब दिया कि मामले में वित्तीय जांच दल रही और खातों को फ्रीज करने से जांच में बाधा आएगी। उन्होंने आगे दावा किया कि चक्रवर्ती द्वारा ड्रग माफिया और ड्रग से संबंधित व्यवसायों में धन का उपयोग करने का बहुत अधिक संभावना है, इसलिए उन्होंने कोर्ट से अर्जी खारिज करने की गुहार लगाई है। तो रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करने का जो आदेश है वो दिया गया था और उसी को लेकर ये पूरा मामला मुंबई एनडीपीएस के अकाउंट को डिफ्रीज करने का जो आदेश है वो दिया गया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले ये जो केस है इसमें डिफ्रीज करने का आदेश दिया गया था। ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि ये उनके साथ अन्याय है और इसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट से डिफ्रीज करने का उनको आदेश दिया गया था। तो रिया चक्रवर्ती का बैंक अकाउंट को डिफ्रीज किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कर्मचारियों के वेतन कर जीएसटी का जो भुगतान करने के लिए खाते की आवश्यकता है, साथ ही उन्हें अपनी जीवन शैली का समर्थन करने की भी आवश्यकता है। तो इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.